Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले चैप्टर 11 के दो क्वेश्चन हमारे पेंडिंग थे, उनको डिस्कस करेंगे हम। तो चैप्टर 11 में क्वेश्चन 23 पे आइए। कह रहे ए ऑब्टेन्स 2 लोन्स ऑफ ₹25 ईच फ्रॉम ए बैंक। दो लोन लिए हैं 25,000 के ए ने एक बैंक से। वन ऑफ विच इज गारंटीड बाय बी। उन दोनों लोन में से एक लोन बी ने गारंटी किया है। A sends the bank a sum of ₹30,000 without any direction regarding appropriation towards the loan. A ने 30,000 भेजे और कुछ नहीं बताया कि 30,000 किस वाले लोन पे अप्रोप्रिएट करना है, किस वाले लोन की सेटलमेंट होगी 30,000 से, नहीं बताया। The bank appropriates ₹25,000 towards the loan non guaranteed by B. बैंक ने जो गारंटी नहीं किया हुआ था बी ने, उस पे 25,000 जजमेंट कर दी। And ₹5,000 only towards the loan guaranteed by B. B objects to such appropriation. B ने इतराज किया, उसने कहा नहीं भाई, आप मेरे वाला जो मैंने गारंटी दिया उसकी अप्रोप्रिएशन करें। कैन ही सक्सीड? क्यों? अगर डेटर स्पेसिफाई नहीं करता तो क्रेडिटर की ऑप्शन है, वो कोई भी लोन की अप्रोप्रिएशन कर सकता है सिवाय डिस्प्यूटेड डेट के। टाइम बार डेट की अप्रोप्रिएशन हो सकती है? यस, उसकी भी हो सकती है, डिस्प्यूटेड की नहीं हो सकती। 23 क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन 24 पे। ए कह रहा है, तीन पार्ट्स हैं ए बी सी। पहले पार्ट ए कह रहा है फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑन अगस्त 4, 2011 ऑफ सम पेएबल बाय उबैद ऑन अकाउंट ऑफ क्लॉथ सप्लाइड बाय बिलाल। बिलाल ने सप्लाई किया है और उबैद ने पैसे देने हैं। 1,70,000 टोटल है। इसमें से एक डेट है टाइम बार्ड अंडर लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट हमें बताता है कि किसी भी प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए पीरियड क्या है मैक्सिमम। अगर उस पीरियड में, ये प्रॉमिस टू प्रॉमिस वेरी करता है, अगर उस पीरियड में प्रॉमिस पूरा नहीं किया गया तो लीगली इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। जैसे रिसीवेबल पेएबल में अगर अमाउंट का लेना देना है, डेट रिसीव करना है, तो लिमिटेशन एक्ट उसके लिए 3 साल प्रेस्क्राइब करता है। बाकी दूसरी तरह के प्रॉमिसेस के लिए डिफरेंट टाइम भी हो सकता है। तो यहाँ पे चूंकि अमाउंट रिसीवेबल पेएबल वाला इशू है, तो टाइम लिमिट जो लिमिटेशन एक्ट है वो अमाउंट डेट रिसीव करने के लिए कितना पीरियड प्रेस्क्राइब करता है? मैक्सिमम 3 साल। बताइए क्या इस डेट को 37,000 को, आज अगस्त 4 है, क्या इसको 3 साल गुजर चुके हैं? 2008, 2009, 2010, 2011, हाँ जी बिल्कुल, 1 जनवरी बल्कि 31 दिसंबर 2010 को इसे 3 साल हो गए थे। तो ये टाइम पार्ट हो गया। अच्छा, आगे उसने लिख भी दिया, वैसे नाम भी लिख दिया तो हमें पता चल रहा था टाइम पार्ट है। फिर 2 मार्च का है, 30 अगस्त का है, 28 अप्रैल। अच्छा, एक कह रहा है 50,000 गारंटीड बाय वसीम ने गारंटी किया। उबैद सेंड ए चेक फॉर ₹70,000 ऑन 5 अगस्त 2011। 2011 को 70,000 का चेक भेजा। देयर बीइंग नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम उबैद, बिलाल एडजस्टेड द पेमेंट अगेंस्ट फॉलोइंग। देयर बीइंग नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम उबैद, उबैद की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई। क्रेडिटर के पास ऑप्शन है, जिस मर्जी डेट में अप्लाई कर दे, इवन डिस्प्यूटेड डेट भी नहीं कर सकता, लेकिन टाइम बार डेट कर सकता है। यही कंसेप्ट ठीक करना था। डिस्प्यूटेड डेट नहीं कर सकता, टाइम बार डेट कर सकता है। कहता है 1 जनवरी 2008 37,000 कर सकता है जी, ठीक कर दे, सही किया उसने। 2 मार्च वाला 20,000 कर सकता है जी, बिल्कुल ठीक कर दे। 28 अप्रैल 13,000 कर सकता है। अच्छा, अकलमंद देखिए कितना है, जो वसीम ने गारंटी दी थी वो उसने 1 रुपया नहीं उधर एडजस्ट करवाया, बाकी सारे एडजस्ट करवा लिए उसने। वसीम को बहुत खुश हुआ होगा ना ये अप्रोप्रिएशन देके। आगे वही बात कर रहा है, वसीम कह रहा है ठहर जाओ। गारंटर objected to such appropriation and claimed that since the amount of ₹37,000 was time barred, it should not be adjusted and the full amount guaranteed by him should be fully adjusted. Is the objection of वसीम valid? नहीं, पहले हम लीगल पर लिख देंगे, अगर मेंशन नहीं करता डेटर, क्रेडिटर की मर्जी है। तो यहाँ पे वो इवन टाइम बार डेट को भी एडजस्ट कर सकता है। तो जो क्रेडिटर है बिलाल, उसने जो भी अप्रोप्रिएशन की है सारी की सारी बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। क्लियर हो गया? बी पार्ट कह रहा है डिस्कस हाउ शुड द अबव पेमेंट ऑफ ₹70,000 बी अप्लाइड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहली, फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन ऑन द बैक ऑफ चेक, 20,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 70,000। तो बता ही नहीं रहा हमें, आगे लिखा तो नहीं हुआ कि इसे सेटल करना है। तो भाई किस लिए लिखा है? और क्या लिखा है उसने? यही लिखा है कि 20,000 वाला सेटल करो, 50,000 वाला सेटल करो।
ये 20,000 प्लस 50,000 का मतलब क्या है? यही तो मतलब है, और क्या मतलब है? इशारा दे रहा है, इम्प्लाइड कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं, लेकिन ये एक तरह से एक्सप्रेस ही है, लिख तो दिया, और कौन सा डेट देना है? ये 20,000 प्लस 50,000 लिखने का मकसद क्या है? ये 20,000 वाला डेट सेटल करो। No instruction about appropriation of payment were given by Ubayd. Bilal did not make any appropriation either. तो फिर टाइम की एड्रेस से क्या होगा? 37,000 सेटल होगा पूरे का पूरा, 20,000 सेटल होगा पूरे का पूरा, 50,000 सेटल होगा पूरे का पूरा, भाई बाकी बचे 13,000 है, 13 जितने बचे वही सेटल होंगे, सारा थोड़ी सेटल होगा। इसका मतलब है अब की बार वसीम की बारी आ जाएगी, लेकिन 13,000 की। कोई इशू? अच्छा, सी मुझे लग रहा है इस चैप्टर का नहीं, किसी और चैप्टर का है। आपने भी जरा ला ज्यादा पढ़ा हुआ, बल्कि आप बताइएगा कि बाकी मेरा ख्याल ठीक है कि नहीं, और अगर मेरा ख्याल ठीक है तो फिर बताना किस चैप्टर का है, अगर इस चैप्टर का नहीं किस चैप्टर का। सी, A was badly in need of money and offered to sell his motorcycle worth rupees 50,000 to B for rupees 10,000. B accepted the offer. B accepted को underline कीजिए। B accepted the offer, but before the motorcycle could be delivered, A received another offer for rupees 35,000 and sold the motorcycle. A refused to carry out the contract with B on the ground of inadequacy of consideration. Is A liable to B for damages? क्यों, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन वो मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं हुआ था। हाँ जी, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वॉइड है, एग्रीमेंट विद इनएडिक्वेट कंसीडरेशन वैलिड है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया था जब उसने ऑफर किया। अब ब्रीच किया उसने, डैमेजेस क्लेम करेगा, बी ए से डैमेजेस क्लेम करेगा। तो बताइए ये इसी चैप्टर का है ना, इस चैप्टर का कंसीडरेशन वाला। तो चैप्टर नंबर कौन सा था? 5। बिल्कुल ठीक जी। इसमें और कोई कंसर्न पूछना चाहते हो पूरे चैप्टर में तो पूछ लीजिए, पूछना ही पूछना। चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 12, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी राइट्स एंड लायबिलिटीज थे पार्टी के, वो खत्म हो, इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। जो राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज है वो भी खत्म हो गए। ये तो टर्म सुनी सुनी लग रही है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट और डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज। तो डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या पढ़ा था? जब सारे के सारी पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज कम टू एन एंड, वही तो डेफिनेशन इधर है। तो बताइए डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट में डिस्चार्ज का क्या मतलब है? कि राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑल पार्टीज कम टू एन एंड। कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीकों से डिस्चार्ज हो सकता है, खत्म हो सकता है? कहता है ये बहुत सी ऑप्शंस हैं, बहुत से वेज हैं। जैसे बाय, इनमें कुछ वेज हैं हैप्पी एंडिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ है हैप्पी एंडिंग, कुछ है सैड एंडिंग, सैड। अब आपने खुद डिसाइड करना है कौन सी एंडिंग हैप्पी है, कौन सी सैड है, और कौन सी बस सो। पहला बाय परफॉर्मेंस, एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। अब देखिए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलूं तो इजीली समझ आ जाएगा कंसेप्ट, ताकि कंसेप्ट जेन में बैठे। बाय एंड बाय परफॉर्मेंस, एंड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एंड बाय इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, एंड बाय लैप्स ऑफ टाइम, एंड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब सुने, बाय परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? कि दोनों पार्टीज ने अपना अपना प्रॉमिस परफॉर्म किया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो भाई और क्या करना? जिसने गाड़ी बेचती थी गाड़ी दे दी, जिसने पैसे देने थे पैसे दे दिए, खत्म कहानी। जी सलाम नहीं कराना, सलाम नहीं करवाना, बाय परफॉर्मेंस। फिर इसके बाद है म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? कि दोनों पार्टीज ने अपना अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, लेकिन फिर भी बाहमी रजामंदी से म्यूचुअल एग्रीमेंट में ये 5 पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसमें फर्क समझना है, असल चीज है डिफरेंस को समझना। म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों पार्टीज ने एग्री किया। पहली चीज अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब यह है दोनों पार्टीज एग्री करें और कॉन्ट्रैक्ट में कोई मटेरियल अल्टरेशन कर लें। मटेरियल अल्टरेशन कुछ सुना सुना लग रहा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मटेरियल अल्टरेशन कर सकते हैं?
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड हो जाए। लेकिन अगर दोनों पार्टीज की कंसेंट हो फिर कर सकते हैं। यहाँ पे वही कंसेप्ट आ गया, क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई अल्टरेशन दोनों पार्टीज अगर एग्री करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब है पुरानी वाली टेक्निक, वैसे तो उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अल्टरेशन होगी, वो क्रॉस करके 20,000 की बजाय 30,000 लिख दिया जाएगा। ठीक है, पहले प्राइस हुई 10 लाख, जिसने गाड़ी उसने कहा भाई 9 लाख कर दे, तेरी मेहरबानी, वो कहेगा अच्छा ठीक है 9 लाख कर दिया, तो 10 लाख को काट के 9 लाख कर दिया जाएगा, दोनों पार्टी साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब ओरिजिनल टर्म अप्लाई नहीं होंगे। नहीं, अल्ट्रेशन में टर्म्स में अल्ट्रेशन होती है, पार्टीज में नहीं, पार्टीज सेम रहेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की बाकी चीजें तो वैसे ही है, पार्टीज वही, टर्म्स एंड कंडीशन में अल्ट्रेशन कर ली। अल्ट्रेशन समझ आई। इसके बाद नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना, नया कॉन्ट्रैक्ट बना। पुराना कॉन्ट्रैक्ट वो कहेगा अच्छा 9 लाख करना है, ये पुराना कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के फेंक दो, एग्रीमेंट ही नया 9 लाख का कर लेता है, तो इसमें क्या गंद मारना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ही नया, ये होगा नोवेशन। नोवेशन में याद रखें, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट ही सारे का सारा नया आ गया, तो पार्टीज में भी सेम हो, में भी चेंज हो, पार्टीज में भी सेम हो, में भी चेंज हो। फर्ज कीजिए मैंने इन भाई से कहा कि मैंने आपके 10 लाख रुपए देने हैं, लेकिन मेरे हालात बड़े खराब हैं, एक गरीब सा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं मैं, हाँ, एक स्कूल में पढ़ाता हूं बच्चों को, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, आप बराए मेहरबानी 10 लाख नहीं 6 लाख रुपए मेरे से ले लीजिए और समझिएगा कि सारी की सारी पेमेंट हो गई। अगर ये एग्री कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं रिमिशन या रिमिशन, एक्सेप्टिंग लेसर प्रॉमिस। अब ये मैं इकट्ठे एग्जांपल के साथ फिट कर रहा हूं इनको। एक्सेप्टिंग लेसर प्रॉमिस, अगर ये कहते हैं ठीक है लाओ 6 लाख, फुल सेटलमेंट हो गई, ये कौन सा केस है, ये अल्ट्रेशन का नहीं है, अल्ट्रेशन में तो चेंज होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म होना, ठीक है, ये अभी सारे का सारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अल्ट्रेशन में अल्ट्रेशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहता है, रिमिशन में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इनकी मेहरबानी, इन्होंने कम ऑफर एक्सेप्ट कर ली, कम लाइबिलिटी, और वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है लाओ 6 लाख लाओ, मैं कहा ये तो 6 लाख में मान गया। फिर मैं कहूंगा भाई आजकल हालात मेरे बहुत ही ज्यादा खराब है, अब बराए मेहरबानी आप, अल्लाह ताला आपको स्वभाव अता करेगा, जन्नत में आपके लिए घर इंशाल्लाह तैयार होगा, तो मुझे सारे के सारे ही पैसे माफ कर दें, सारे नहीं पल्ले से नहीं देगा, भी वो बारी नहीं है, ठीक है। ये कहते हैं ठीक है, इस पे तैयार हो जाए, इसे क्या रिमिशन कहेंगे, ये रिमिशन नहीं है, इसे कहेंगे वेवर, जिसमें कंप्लीट अबेंडमेंट ऑफ राइट, पूरे का पूरा राइट इन्होंने छोड़ दिया, कहा जाए सर माफ किया, जा तो जे माफ, ये वेवर है भैया, वेवर है, कंप्लीट वेवर सारे का सारा, ये रिमिशन, वेवर रिमिशन में फर्क समझ आया। अच्छा अब मैं ऐसे कहता हूं भाईजान 10 लाख रुपया देना है, 10 लाख का 10 लाख आपको मैंने मानता हूं, 10 लाख अदा भी करना है, लेकिन मैंने इन भाई से 10 लाख लेना है, इन भाई से 10 लाख लेना है। आप ऐसा कीजिए मेरे साथ, मेरा एक एग्रीमेंट इनके साथ है, एक एग्रीमेंट इनके साथ है, मैं इनसे कहता हूं कि आप बजाय ये कि मैं इनसे पैसे लेके इनको दूंगा, आप दोनों डायरेक्ट हो जाए। अगर ये दोनों एग्री हो जाते हैं, जाहिर है इनकी रस्म एग्री हो जाते हैं, तो क्या ये दोनों डायरेक्ट हो सकते हैं? इस सूरत में मेरा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ये खत्म हो जाएगा और इनकी जगह पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा इन दोनों के दरमियान। फिर बात समझ आई कि नहीं? ये कौन सा, अल्ट्रेशन वाला, रिमिशन वाला, वेवर वाला, कौन सा? नोवेशन, नया कॉन्ट्रैक्ट बना इन दोनों के दरमियान। ये नोवेशन समझ आया? नोवेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाए,
इनका एग्रीमेंट हो गया, मैं अपने घर चला गया। इसके बाद इन भाईजान ने इनको पेमेंट नहीं की। जरा सोच के बताइए, ये भाई मेरे से पैसे मांगेंगे, मैं लायबल हूं कि इनसे पैसे निकलवाएंगे? इन्हीं से, मेरे से नहीं। अच्छा, लेकिन वो एक प्रोविजन पड़ी थी कि प्रॉमिस परफॉर्म कर सकता है थर्ड पार्टी, लेकिन प्रॉमिसर विल बी लायबल फॉर प्रॉपर परफॉर्मेंस। तो वो यहां पे कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा? नहीं, क्योंकि जब नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया मैं प्रॉमिसर रहा ही नहीं। वो तो उस वक्त मैं तो प्रॉमिसर रहा ही नहीं ना। हाँ, अब देखिए रिसीजन का मतलब क्या है? रिसीजन का मतलब क्या है? रिसीजन रिसाइंड करना, कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड करार देना, कैंसलेशन। ये भाई के सर 10 लाख, मैं कहा 10 लाख हमारे देने हैं, ले सकते हो तो ले लो, ले सकते हो तो ले लो, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। वो कहा ये लिखा हुआ है, मैं कहा जाओ कोर्ट में जाके केस करो मेरे खिलाफ। ये रिसाइंड, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन। ये नॉर्मली रिसीजन जो है ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। इसका मतलब है एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, ठीक है, कैंसलेशन विदाउट न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और नया कॉन्ट्रैक्ट ही कोई नहीं बना। क्योंकि अगर कैंसलेशन होना विद न्यू कॉन्ट्रैक्ट, वो तो नोवेशन हो जाएगी। कैंसलेशन विदाउट न्यू कॉन्ट्रैक्ट, रिसीजन। और रिसीजन में और वेवर में क्या फर्क है? रिसीजन में मैंने कहा भाई मैंने नहीं मानता इस कॉन्ट्रैक्ट को, ये कैंसल, मैंने एक पार्टी ने कैंसिल कर दिया। वेवर में क्या कह रहे हैं? हाँ, वैसे अगर ये इसमें रिसीजन में ये भी आ सकता है और दोनों पार्टी अगर ये भी कहे ठीक है सर खत्म कर दिया। वेवर में मिलती जुलती बात है, वेवर में लेकिन ये माफ कर देते हैं, अपना राइट कंप्लीटली जो है वो छोड़ देते हैं। और रिसीजन में मैंने कहा कि मैंने आपको पैसे नहीं देने, इन्होंने भी कहा अच्छा ठीक है चले, मैं अब क्या छोटी सी रकम है इसके पीछे में क्या मैं भागता करूं, इन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के फेंक दिया। अब ये है रिसीजन, ठीक है, रिसीजन। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना, हमने किसी को एडवांस दिया हो काम करने के लिए, वो बता काफी अर्से से काम नहीं कर, हम कहते हैं आज क्या चक्कर लगा लगा के थक गया चलो छोड़ो, ठीक है। तो रिसीजन का कंसेप्ट कैंसलेशन को शो कर रहा है लेकिन विदाउट न्यू कॉन्ट्रैक्ट। भाई यहां तक बात समझ आई? 5 टर्म्स क्लियर है? दोबारा सुन लें। ऑल्टरेशन में एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई टर्म चेंज होगी, नोवेशन में पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट नया बनेगा। ऑल्टरेशन में पार्टी सेम रहती है, नोवेशन में मे भी सेम हो मे भी ना सेम हो। और नोवेशन में आपने जो जहन कंसेप्ट जेहन में रखना है ना, एग्जांपल वो ना कि ए ने बी को पैसे देने थे, सी से लेने थे, उसने बी और सी को डायरेक्ट कर दिया आपस में। रिसीजन का मतलब क्या है कि पार्टी जो है उन्होंने परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। एक पार्टी ने इनकार किया, दूसरे ने कहा चलो मैं भी क्या परफॉर्म करना, क्या एक्शन लेना, रिसीजन। और रिमीजन का मतलब क्या है कि लेसर अमाउंट एक्सेप्ट करना। वेवर का मतलब क्या है? सारे के सारे, इसमें पार्शली पैसे छोड़े जाते हैं या प्रॉमिस जो है उसको रिलैक्स किया जाता है, इसमें पूरे का पूरा प्रॉमिस। मुझे बताइए सिंगर के साथ एग्रीमेंट हुआ 20 विजिट्स का और उसको 20 लाख रुपया दे दिया। 12 विजिट के बाद पार्टी ने होटल वाले ने कहा आइंदा से ना आना। कौन सा वाला केस? बस ठीक है सारी सेटलमेंट खत्म, जाओ। कौन सा केस है जी? ये रिमीजन वाला केस है। ठीक, आगे चलते हैं। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कहता है पार्टीज की वजह से नहीं, बात बात लॉ के कहने की वजह से, लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं। जैसे डेथ, अगर डेथ का केस है तो अगर, लेकिन याद रखिए डेथ में वो केस जो कि पर्सनल नेचर का है, वरना अगर पर्सनल नेचर का नहीं, आपको पता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होते हैं फिर उसके लिए, लेकिन पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी, अगर कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाए तो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होते हैं वो खत्म। अब जो असाइन नहीं है वो देखेगा। जैसे फर्ज कीजिए मैं कोई और बंदा किसी पार्टी को चेक देता है अपना, बैंक से पैसे निकलवा लो, और उसकी डेथ हो जाती है, क्या उसके बाद उस चेक की पेमेंट बैंक करेगा? वो नहीं करेगा भाई, वो कंडीशन पड़ी थी हमने, वो पेमेंट नहीं करेगा जी। अगर उसे पता चल गया, हाँ अगर उसे पता चल गया, बैंक को पता चल गया डेथ का, पेमेंट नहीं करेगा। अब आगे अनऑथोराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन, हाँ अच्छा इसमें और इसमें देखें, मटेरियल अल्टरेशन में इधर तो हमने पढ़ा था वो म्यूचुअल एग्रीमेंट में, तो यहां पे हम कह रहे हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। हाँ ये ना अनऑथोराइज्ड एक पार्टी जो करती है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी पढ़ा था। अगर अनऑथोराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन करेंगे, ऑल प्रायर पार्टीज आर डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटीज। कॉन्ट्रैक्ट खत्म जो प्रायर पार्टी के साथ हुआ था। ऑपरेशन ऑफ लॉ समझ आया? डेथ, इंसॉल्वेंसी और अनऑथोराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन, ये है मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कितने मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ लिए? बाय परफॉर्मेंस, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ।
आगे चलते। इम्पॉसिबिलिटी, क्या कोई एक्ट इम्पॉसिबल होने से, प्रॉमिस इम्पॉसिबल होने से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है? देखिए, इम्पॉसिबल हो सकता है स्टार्ट से ही इम्पॉसिबल हो सकता है बाद में इम्पॉसिबल हो। हाँ, अगर इनिशियली ही इम्पॉसिबल, इसलिए उसने दो इम्पॉसिबिलिटी को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी लगा, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी लगा। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। नाम मुश्किल सा उसने इस्तेमाल कर लिया, हम आसान से नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में यही इस्तेमाल करना है, लॉ वाला नाम। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मीन सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ स्टार्ट में ही इम्पॉसिबल एक्ट का, वाइड एब इनिशियो। अगर तो दोनों पार्टी को नहीं पता था जहाज डूब चुका है, तो सिंपल वाइड एब इनिशियो। अगर एक पार्टी को पता था एक्ट इम्पॉसिबल है, फिर भी उसने कहा भाई मुझे 10 लाख दो, तुम्हारे मुर्दे को जिंदा कर देता हूं, फिर भी कहा, ये भी इम्पॉसिबल, वाइड है। लेकिन यहां पे एक पार्टी को पता था ये एक्ट इम्पॉसिबल है, उसने फिर भी एग्रीमेंट किया, किस लिए? दूसरी पार्टी को धोखा देने के लिए। तो यहां पे उसको डैमेजेस भी पे करना पड़ेंगे, कंपनसेट करना पड़ेगा। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में चाहे पार्टीज को पता था या नहीं पता था, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है। लेकिन अगर एक पार्टी को पता था फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया इम्पॉसिबल, तो इसका मतलब लॉ कहता है, इसका मतलब धोखा देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब कंपनसेट भी करो उनको। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है? ए भैया, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है बताए ना? कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त पॉसिबल था, बाद में इम्पॉसिबल हुआ, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इसका क्या रूल है? इसका क्या रूल है? तो भाई जिस वक्त इम्पॉसिबल हुआ उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट फॉरग डिस्चार्ज। लेकिन कहता है जरा बताइए ये कैसे हो सकता है कि शुरू में कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल था बाद में इम्पॉसिबल हो गया? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, कैसे हो सकता है? सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए, गाड़ी बेचनी थी उसका एक्सीडेंट हो गया और एलियन एनिमी बन जाए। कौन? जिनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, अगर एलियन के साथ हुआ था और एग्रीमेंट के बाद वो एलियन एनिमी बन जाए। हाँ, ये भी पढ़ा था हमने। अच्छा, लिखे हुआ डिस्ट्रक्शन। मैं भी कोई इतना लॉ कैसे याद कर लिया है? इधर से भी कंसेप्ट आ रहा है, उस चैप्टर से भी कंसेप्ट आ रहा है, उधर से भी आ रहा है। अच्छा, ये सारी तकरीबन एग्जांपल पहले हमने पढ़ी हुई है एक आदि के अलावा, ठीक है? सिर्फ वो इकट्ठा करके कंसेप्ट के लिहाज से एक जगह पे जोड़ा है तस्वीर। डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी इम्पॉसिबल हो गया ना? एलियन वैसे यहां पे उसने फिट कर दिया था डेथ को, पता नहीं दोबारा उधर क्यों बाहर कर दिया, तो ठीक है। डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी, हाँ, किसी के साथ हमने एग्रीमेंट किया कि भाई तुम रेस में दौड़ लगाओगे, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, रेस से पहले उसका एक्सीडेंट हुआ, टांगे कट गई, अब थोड़ी अब दौड़ थोड़ी लगा सकता है भाई। पर्सनल इनकैपेसिटी। एलियन एनिमी, एलियन एनिमी, दोनों पार्टीज एलियन एनिमी बन गई, कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है वो इन्फोर्सेबल नहीं। इलीगैलिटी, अच्छा इलीगैलिटी, चर्च, हाँ वो चर्च इनिशियल में नहीं आना चाहिए था। यानी आप ये कह रहे हैं कि पहले चर्च जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ लीगल थी? हाँ, ये केस में रखिएगा, अगर जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस वक्त ही वो इलीगल है तो वो तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में आ जाएगी। अगर वो काम जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त लीगल था, बाद में गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया, बैन कर दिया, तो फिर वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आएगा, इलीगैलिटी में। और फिर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर नेसेसरी स्टेट। एक एग्जाम्पल, चल दो एग्जाम्पल सुनने इसके ऊपर। अब आपने मतलब पूछा तो एक एग्जाम्पल नहीं, दो एग्जाम्पल, ना पूछते तो मैं एक एग्जाम्पल दे। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर, यानी कोई ऐसी स्टेट, ऐसी कंडीशन जिसका एग्जिस्ट होना जरूरी था लेकिन वो एग्जिस्ट ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। जैसे ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया मैरिज का 3 साल के बाद, और 2.5 साल के बाद ए पागल हो गया। अब बताइए क्या कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, दोनों पागल हो जाए तो फिर शायद हो सकता है, एक में तो नहीं होगा। अब सुन ले भाई, एक और एग्जाम्पल सुने। हमने कहा इस्लामाबाद के एक बड़े होटल से कि चाइना का सदर आ रहा है, अपने स्टाफ के साथ एक बड़ा हैवी कॉन्ट्रैक्ट करना है, उनके लिए 7 दिन के लिए होटल में स्टे करवाना है, बुकिंग कर दी। लेकिन सदर के आने से पहले इस्लामाबाद में धरना शुरू हो गया और अब उधर के सदर ने कहा कि सर पहले धरने शरने से निपटे, उसके बाद हमें बुलाइएगा तो हम आएंगे। अब बताइए क्या ये होटल वालों के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये वैलिड है? नहीं वैलिड। क्यों? क्योंकि जिस कंडीशन के लिए, जिस चीज के लिए हुआ था अब वो एग्जिस्ट नहीं करती। आपने कहा 23 मार्च इस्लामाबाद में गए, 22 मार्च को,
आपने कहा हम सुबह जो पहले से हफ्ता पहले बुकिंग करा ली कि 23 मार्च की परेड देखने के लिए जाएंगे हम, और फिर पता चला वो परेड जो है वो अब आवाम के लिए नहीं है, कैंसिल होगी सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अब बताइए क्या जो नेसेसरी कंडीशन स्टेट जरूरी थी अब एग्जिस्ट करती है? नहीं करती, तो कॉन्ट्रैक्ट भी है वॉइड। अब होटल वाले कहें नहीं 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 उनको जरूर लेके आए चाइना वालों को, आपने बुकिंग करा ली है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा? भाई नहीं पूरा होगा, नहीं नहीं, क्योंकि इसमें इनका कसूर नहीं है, पार्टी डैमेजेस क्लेम नहीं करेंगी, इसमें पार्टी का कसूर नहीं। लेकिन कहता है जहां पे आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की सिचुएशन है, वहां पे ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हर पार्टी बाद में यही कहेगी कि ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस है। फर्ज कीजिए हमने दर्जी को कपड़े दिए कि भैया ईद पे चांद रात को हम आपसे कपड़े लेने के लिए आएंगे, चांद रात पे कपड़े लेने दर्जी का वो तो नहीं सिल सके। आपने कहा वो क्यों? उसने कहा सर आपको पता नहीं लाइट कितनी आ जा रही है। सर मेरा कारीगर बीमार हो गया था। सर वो जो धागा है ना वो बड़ा महंगा हो गया था, हमें वारा नहीं खाता था जितने पैसे आप लेके गए हैं उसमें आपको सी के दे। अब बता जी, सुई नहीं मिल रहे थे, सुई नहीं में बड़ा वो पता चला था हमें बड़ी दूर से मिलेगी, तो हम सुई के अंदर धागा नहीं चल रहा था। हाँ। और कहता है ये सारी सिचुएशन ऐसी हैं इनमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, नहीं आएगी। अब देखिए एग्जाम्पल दे रहा है, पहला कह रहा है अगर स्ट्राइक लॉकआउट वगैरह धरना जुलूस जलाओ गिराओ इस तरह की सिचुएशन, मुल्क के हालात थोड़े से अगर खराब हो जाएं तो उनकी वजह से क्या जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहा जाएगा? नहीं भाई, इसके बावजूद आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी हो, हम ऑर्डर देके फर्नीचर बनाने का, वो बाद में कहे फर्नीचर नहीं बन सकता, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। हमने कहा क्यों? होगा जिससे मैं लकड़ी खरीदता था उसने वो काम करना छोड़ दिया, उसने हमें लकड़ी सप्लाई नहीं की टाइम पे। और भाई ये मेरा काम थोड़ी है, ये आपका काम है किससे लकड़ी खरीदनी है, कब खरीदनी है, कैसे खरीदनी है। तो ये भी अगर थर्ड पार्टी का डिफॉल्ट हो तब भी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, वो कहे जी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, मैं तो ये समझा था कि बड़े आसानी के साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाती है। पहली बिल्डिंग मैंने कंस्ट्रक्ट कर ली, वो पहला फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर लिया, दूसरा फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना तो मैंने सीखा ही नहीं था। मैं समझता था जिस तरह पहला फ्लोर था वैसे ही दूसरा होता है, अब मुझे पता चला दूसरे के लिए तो हवा में खड़ा होना पड़ता है। वो नहीं भाई, क्या डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आएगी? नहीं आएगी। अगर वो काम नहीं करता तो उसे डैमेजेस पे करना पड़ेंगे। मैं कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, ओके भैया पहले जब मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया था ना आपको चिकन सप्लाई करूंगा, उस वक्त 250 के हिसाब से एग्रीमेंट किया था, उस वक्त चिकन का रेट था 200, अब चिकन का रेट पहुंच गया 300 पे, अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, नुकसान होगा मुझे, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। क्या किसी के साथ एग्रीमेंट करें उसको उसके ऊपर नुकसान हो रहा हो, वो एग्रीमेंट से क्विट कर सकता है? नहीं कर सकता। कमर्शियली इम्पॉसिबल होना यानी लॉस मेकिंग होना, ये भी वैलिड रीजन नहीं। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, हमने एग्रीमेंट किया फॉर एग्जांपल इंडिया से कि जी आप ऐसा कीजिए हमें आलू भी भेज दें, टमाटर भी भेज दें और प्याज भी भेज दें, गवर्नमेंट ने आलू की इंपोर्ट पे बैन लगा दिया, क्या सारे का सारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड? नहीं, ये पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी है, बाकी चीजें तो भेजना। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी से सारे का सारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी समझ आए? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है तो पार्टी का कोई कसूर नहीं होता, उसने कोई डैमेजेस पे नहीं करने। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है और पार्टी फिर भी परफॉर्म नहीं करती, उसका कसूर है, डैमेजेस पे करेगा। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई? पॉइंट नंबर 5 कौन सा? नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर नेसेसरी स्टेट, के कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए जो चीज लाजमी है, जो कॉन्ट्रैक्ट की बेस है, वो एग्जिस्ट ना कर रही हो, वो एग्जिस्ट ना कर रही हो तो फिर, और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, मुझे आपने क्वेश्चन पूछा तो याद आ गया, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था होटल वालों के साथ, उस वक्त अगर हमने बताया होगा ना कि ये हम चाइना के सदर जो आ रहे हैं उनके लिए बुकिंग करवा रहे हैं, तो फिर अगर सदर का विजिट कैंसिल होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। अगर हमने सिंपल बुकिंग कराई है और उसको रीजन नहीं बताई तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट सुपरवीनिंग की पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमें पूरा करना पड़ेगा या डैमेजेस पे करने पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, स्ट्राइक या लॉकडाउन ये होता है कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करने के लिए, गुड्स यहाँ पे तो चाइना के सदर, भाई स्टे करने के लिए चाइना के सदर का आना जरूरी है। अब अगर उन्होंने किसी भी वजह से ट्रिप कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो क्या हम अपना वादा पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसमें हमारा कसूर है? नहीं कसूर जी, नहीं नहीं, आप ये है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें सेल परचेज कर रहे होते हैं। ये कमर्शियल जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं है। अब फर्स्ट कीजिए हम परेड देखने, हमने बुकिंग करवाई 23 मार्च को परेड देखने जाएंगे, अब वो परेड अब हमने बुकिंग करते हैं होटल को बताया था सर हम 23 मार्च की फौजी परेड देखने आ रहे हैं। अब अगर पहले बता दिया और बाद में पता चला हमें 20 तारीख को परेड तो कैंसिल हो गई, अब क्या हम ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्लेम कर सकते हैं? यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं क्योंकि नेसेसरी स्टेट होना जरूरी था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो अब एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन नेसेसरी स्टेट हमने बताया हो पहले एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
कि भाई ये चीज नेसेसरी है, ये हमारा मकसद है। क्लियर हुई है बात? आगे चलते हैं। लैप्स ऑफ टाइम एज पर, अच्छा ये तो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई लिमिटेशन एक्ट की। ये लिमिटेशन एक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोमिसेस के लिए टाइम बताता है कि इतने इतने टाइम में प्रॉमिस पूरा होना जरूरी है, वरना ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहेगा। आपने उस टाइम के अंदर यहाँ प्रॉमिस पूरा करवाना है या उसके खिलाफ एक्शन लेना पार्टी के खिलाफ। अगर ना प्रॉमिस पूरा होता है ना एक्शन लेते हैं, तो लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि अब आपका फर्दर कोई राइट नहीं रहा। जिसमें वो एग्जांपल हमें कौन सी दे रहा है? डेट्स की। डेट के लिए टाइम क्या है? अभी वो वैद वाली पड़ी थी, वैद बिलाल वाली बात, ये स्टडी। ठीक है, तो लिमिटेशन एक्ट पे टाइम पूरा होने से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। यहां तक क्लियर? अब चलते हैं एंटीसिपेट। अच्छा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कंसेप्ट है थोड़ा समझने वाला, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। टेक्निकल चीज कोई नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक पार्टी कह दे दूसरी पार्टी को नहीं मैंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना, जो करना कर लो। ये ब्रीच ऑफ, इसमें एक पार्टी कर रही है, दोनों नहीं कर रही। उधर जो था ना रसियन में, उसमें दोनों पार्टीज ने कर दिया था। इसने कहा मैंने परफॉर्म नहीं किया, उसने कहा जाओ फिर मुझे भी दो। यहाँ पे एक पार्टी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल क्या होगा? सबसे पहले हमें कहता है ब्रीच दो तरह की है, एक है एंटीसिपेटरी ब्रीच, एक है एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी का मतलब क्या है? आज है फर्ज कीजिए यकम जनवरी, 1 जनवरी, एग्रीमेंट किया भाई के साथ कि आपको 30 जनवरी को हम 100 किलो चिकन सप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल, 30 जनवरी को। और 10 जनवरी को मैंने इनको कह दिया कि कोई चिकन सप्लाई नहीं करना मैंने आपको। एक ब्रीच है, कौन सी? लॉ कहता है ये एंटीसिपेटरी ब्रीच है। और 30 जनवरी आ गई, मैंने चिकन सप्लाई नहीं किया, एक्चुअल ब्रीच। एक किसान ने जमींदार के साथ एग्रीमेंट किया कि मेरी जितनी भी फसल होगी वो सारी आपको सप्लाई करूंगा मैं 2000 पर यूनिट के हिसाब से। कब? 3 महीने बाद, 2000 पर यूनिट के हिसाब से। 3 महीने बाद अगर किसान सप्लाई नहीं करता, ठीक है, फसल हुई है लेकिन सप्लाई नहीं की उसने, एक्चुअल ब्रीच। अच्छा, फसल हुई थी, अगले दिन सप्लाई करनी थी, आज रात को आंधी तूफान चली, सारा सफाया हो गया, ये क्या है? ब्रीच नहीं है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, एग्रीमेंट किया, लेकिन 1 महीने बाद पता चला कि किसी दूसरे जमींदार के साथ 2500 में एग्रीमेंट कर लिया, एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब इस वाले जमींदार को पता चल रहा है कि भाई मेरा 2000 का एग्रीमेंट हुआ था, उसका 2500 कर बैठा, मुझे कभी नहीं सप्लाई करेगा। यह है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच में फर्क समझ आया? सिंपल एग्जांपल, मैंने 30 जनवरी के साथ एग्रीमेंट किया और रेट एग्री हुआ चिकन का 200 के हिसाब से कि मैं 30 जनवरी को 200 के हिसाब से इनको चिकन सप्लाई करूंगा। 10 तारीख को मैंने इनको कह दिया कोई चिकन सप्लाई नहीं करना। एंटीसिपेटरी ब्रीच के केस में इन भाई के पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट को उसी दिन 10 तारीख को ही रिसेंड कर दे, कैंसिल कर दे। और दूसरी ऑप्शन, इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी ऑपरेटिव कंसीडर करे और 30 तारीख का इंतजार करे, देखे 30 तारीख को क्या होता है। 2 ऑप्शन एंटीसिपेटरी ब्रीच में इनके पास क्या है? पहली ऑप्शन क्या? इसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दे। दूसरी ऑप्शन क्या? कॉन्ट्रैक्ट को ट्रीट करे एज ऑपरेटिव और इंतजार करे 30 जनवरी का। अगर इसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर देते हैं, क्या करेगा? डैमेजेस क्लेम करेगा। डैमेजेस, फर्ज कीजिए एक ही मुर्गी का, एग्जांपल सिंपल रखते हैं, एक ही मुर्गी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो देखा जाएगा कि 10 तारीख को मुर्गी का रेट क्या था? 250। मैंने एग्रीमेंट कितने का किया था? 200 का। जिस दिन ब्रीच हुई, एंटीसिपेटरी ब्रीच, तो रेट मुर्गी का क्या? 250। आपके ख्याल में कितने डैमेजेस मुझे पे करने चाहिए? 50। यही वो कहता है, जिस दिन एंटीसिपेटरी ब्रीच उस दिन का रेट। यहां तक क्लियर? प्राइस कम तो फिर मैं ब्रीच ही क्यों करूंगा? तो थोड़ा सा लॉ के साथ कॉमन सेंस भी है, अगर प्राइस कम हो जाए तो मैं ब्रीच ही क्यों करूंगा? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फर्ज कीजिए ये ट्रीट करते हैं इसको ऑपरेटिव। ऑपरेटिव 30 तारीख आ गई, 30 तारीख को भी मैंने सप्लाई नहीं की, ब्रीच हो गई। अब मैंने इन्हें डैमेजेस पे करने हैं, कितने? नहीं 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 नहीं, अब रेट देखा जाएगा जो उस दिन 30 तारीख है, 30 तारीख को रेट था 230। अब मैंने 30 के हिसाब से, ये मुझसे वो 50 का रेट क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने उस वक्त इसको ऑपरेटिव ट्रेड किया था, ऑपरेटिव ट्रेड किया था। ऑपरेटिव जिस दिन ब्रीच हो उस दिन की मार्केट प्राइस डैमेजेस के तौर पे कंसीडर करनी है।
बात समझ आई? अच्छा फर्ज कीजिए, अब जरा क्वेश्चन गौर से सुनेगा, आखिरी कंसेप्ट। फर्ज कीजिए मैंने 10 तारीख को कहा सप्लाई नहीं करूंगा मुर्गी, इन्होंने इसको ऑपरेटिव कर, क्योंकि रेट मुर्गी का हो गया था 250, मैं कहा मुझे नुकसान होगा सप्लाई नहीं करूंगा। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने कहा अच्छा अभी तो रेट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है 30 तारीख तक ये रेट जाएगा 300 तक। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ट्रीट किया ऑपरेटिव, ऑपरेटिव ट्रीट किया, लेकिन क्या हुआ अल्लाह के करने के 10 तारीख के बाद रेट कम आ गया 150 पे। अब मैंने इन्हें कहा मैं सप्लाई करूंगा 25 तारीख को, कहा सप्लाई करूंगा मैं 150 पे। अब बताइए ये रिफ्यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? हाँ, क्योंकि इन्होंने ऑपरेटिव ट्रीट किया था इसको, अब रिफ्यूज नहीं कर सकते। ये बात समझ आई कि अगर ऑपरेटिव ट्रीट करे कॉन्ट्रैक्ट को तो ऑपरेटिव, अगर ड्यू डेट पे अब मैं परफॉर्म करता हूं, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर मैं ड्यू डेट पे परफॉर्म नहीं करता तो मैं डैमेजेस पे करूंगा। लेकिन अब की बार जो डैमेजेस के लिए रेट लगेगा वो 10 तारीख का एंटीसिपेटरी ब्रीच वाला नहीं होगा, 30 तारीख का एक्चुअल वाला, क्योंकि लॉ कहता है असल में अब हम ये इसको ब्रीच ट्रीट करेंगे ड्यू डेट पे, एंटीसिपेटरी वाली डेट पे नहीं करेंगे। लॉजिकल कंसेप्ट है, ऐसे ही होना चाहिए, स्कूल की बात भी यही है। अच्छा, और अगर वो एक्चुअल ब्रीच कहता है वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्यों? वो तो पढ़ा हुआ है, एक्चुअल ब्रीच पढ़ा हुआ ना, टाइम एसेंस है तो क्या होगा, टाइम एसेंस नहीं है तो क्या होगा, ये भाई मुझे बताएंगे। और अगर इन्होंने बता दिया तो 50 रुपए इनाम, 100 कर दे, चले ये लो 100 कर दिया। और बताओ, क्वेश्चन सुन लेना है, अगर एक्चुअल ब्रीच होती है कॉन्ट्रैक्ट की, एक्चुअल ब्रीच, टाइम एसेंस है तो क्या होगा, टाइम एसेंस नहीं है तो क्या होगा? नहीं नहीं, जिस भाई से पूछा है उसे मुझे कॉन्फिडेंस है तो इसीलिए पूछा ना इनसे। ये मैं इधर लॉ पढ़ा रहा हूं, उन्होंने अपनी अलीफ लाला शुरू की हुई है। 50 रुपए मिलेंगे सिर्फ, बताओ। टाइम एसेंस होगा तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। उसके अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करती है तो, और अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं करती तो एक्सेप्ट भी कर लेगा, डैमेज भी क्लेम करेगा, लेकिन नोटिस देगा उसका। अगर टाइम एसेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। कोई 10 रुपए नहीं, कोई भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हमारे दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपने पूरी परफॉर्मेंस की नहीं उसकी। अब चलिए, अब आते हैं केस स्टडीज की तरफ। क्वेश्चन 7, अच्छा इसमें केस स्टडी सारी इसने इकट्ठी दी हुई है तो हमारे लिए आसानी हो गई। बल्कि ऐसा कीजिए, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 15 इन दो को क्रॉस कर दें, हमने ये केस स्टडी नहीं करनी। क्वेश्चन 12, 12 और 15, 12 और 15, और ये नहीं पूछना आपने कि क्यों क्रॉस किया। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 7 कहता है, इज द प्रोमिसर एब्सॉल्व्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट इन फॉलोइंग केसेस। बताना है क्या प्रोमिसर की ड्यूटी खत्म हो गई इस केस में। A music hall was agreed to be let out on certain dates, but before those dates it was destroyed by fire. जी बताइए, क्या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट? रीजन बताइए। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, शाबाश। B, an artist undertook to paint a picture for a certain price, but before he could do so, he met with an accident and lost his eyesight. Personal incapacity, supervening impossible. C, A entered into contract with B on 1st March for the supply of certain imported goods in the month of September of the same year. In June, by an act of parliament, import of such good was banned. Illegality. D, A contracts to marry B, being already married to C, and being forbidden by the law to which he is subject to practice पोलीगमी। देखिए, कुछ जगहों पे कानून में एक ही वक्त में आप जो है वो एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते। ठीक है, इस्लाम में तो इसकी इजाजत है, कुछ कंट्रीज में, कुछ लॉ में नहीं। वो कहता है जिस जगह की बात हो रही है उसमें इसकी इजाजत नहीं थी। अब बताइए, ये अब क्या हो गया? ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। और अगर एक पार्टी, दोनों पार्टी को नहीं पता था तो फिर तो इम्पॉसिबिलिटी, अगर एक को पता था दूसरे को नहीं पता था, डैमेजेस भी क्लियर करना पड़ेगा। ये तो लगता है सारा इम्पॉसिबिलिटी पे बना रहा है क्वेश्चन। E, A promises B for valuable consideration to put back the life of a dead relation of B by some supernatural power, but fails to keep up his promise. Void ab initio, initial impossibility. F, A agrees to sell to B the entire crop of apples growing in his field. After the agreement was made, a sudden frost destroyed the crop.
Instruction of subject matter, correct. 7 को ठीक कर लें. 8. A owes B a sum of rupees 5,000. C, who is A's friend, pays to B rupees 2,000. B accept the amount in full satisfaction of his claim against A. C ने 2,000 दे दिया, उसने कहा भाई 2,000 पकड़ ले, 5,000 तुझे कहाँ मिलना है? उसने कहा चलो दे 2,000 तो दो. Will this payment discharges A from the whole debt? कौन से वाला केस है? Remedial, बिल्कुल ठीक है. 9. In July 1989, RS entered into a contract with RR to build a house for a fixed sum of rupees 10 lakh. Owing to unexpected shortage of skilled labor and of certain materials, the contract took 24 months to complete instead of 12 months. Expected and cost about rupees 12 lakh 50 lakh. Cost भी बढ़ गई. RS contended that the contract had been frustrated and that he was entitled for the cost actually incurred. Advisor, क्या उसको अब 12 लाख 50 हजार मिलेगा या 10 लाख? 10 लाख मिलेगा, बिल्कुल. बाद में अगर कोई डिफिकल्ट हो जाए, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल वाला ही वैलिड रहता है. Question 10. By a contract dated 6 November 1956, a seller agreed to sell groundnuts for shipment from Port Sudan during November 1956 to Belfast. At the date of the contract, the usual and customary route was via the Suez Canal. Suez Canal के जरिए से नॉर्मली चीजें पहुंचाई जाती थी. On 2 November 1956, the Suez Canal was closed to navigation. उन्होंने Suez Canal को बंद कर दिया. And अच्छा, और अगर तो कोई रास्ता ना होता और तो ये इम्पॉसिबिलिटी आ जाता है. लेकिन कह रहा है एक रास्ता है. एंड ओनली रूट वाया द कैप ऑफ गुड होप वाज ओपन. बस, लेकिन उस पर जाहिर है गुंगमा के जाना पड़ता और उससे ज्यादा पैसे लगते. द सेलर डिड नॉट शिप द गुड्स एंड द बायर सूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बताइए, अब नॉर्मली जिस रास्ते से भिजवाते हैं वो बंद हो गया. ये क्या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि एक दूसरा रास्ता खुला. पैसे ज्यादा लगेंगे लेकिन भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया. डिफिकल्टी वाला केस है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वो बीच केस फाइल करे, उसे डैमेजेस मिलेंगे. Question 11. A contacts to marry B in 2 year time. Shortly afterwards, he breaks off the engagement without B's consent. B writes repeatedly begging him to adhere to the contract. Just before the expiry of 2 years, a change in law makes it illegal for A to marry B. On the expiry of 2 years, B sues A for the breach of contract. Will she succeed? नहीं succeed. क्यों नहीं succeed करेगी? क्योंकि एंटीसिपेटरी ब्रीच थी. उसने कहा 2 साल बाद शादी करूंगा, 2 महीने बाद उसने कहा कोई शादी नहीं करनी. एंटीसिपेटरी ब्रीच थी. बी ने क्या ट्रीट किया? ऑपरेटिव. अब ऑपरेटिव में अगर ड्यू डेट से पहले इलीगल का ऑर्डर आ गया तो याद रखिए इसे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? ए को बिल्कुल. अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ पास हो जाता है बाद में, ठीक है, फर्ज कीजिए यहां पे चिकन वाली एग्जांपल में 27 तारीख को गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देती है कि कोई डीलिंग नहीं होगी, पर्सनल डीलिंग नहीं होगी चिकन के ट्रेड में. क्या मैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट ले सकता हूं? इसका जवाब है बिल्कुल ले सकता. मैं उसे कहूंगा भाई मैंने तो तुम्हें 30 तारीख को डिलीवर करना था लेकिन ड्यू डेट से पहले इलीगल हो गया, तो इलीगल वाला कॉन्ट्रैक्ट फिर हमने पूरा नहीं करना होता. ये बात समझ आई? यानी अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव ट्रीट किया जाए और बाद में प्राइसेस कम हो जाए या वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने को तैयार हो जाए तो वो कर सकता है, या बाद में गवर्नमेंट अगर उसको इलीगल करार दे दे फर्ज की, तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अवेलेबल होगी इसके पास बेनिफिट. 12 हमने काट दिया था. 13. तालिब was indebted to Bashir for rupees 10,000. On Talib's request, Bashir agreed to accept Jahangir as his debtor in place of Talib. बताइए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? नोवेशन. जहांगीर failed to make payment on due date. ड्यू डेट पे जहांगीर ने पेमेंट नहीं की. Under the provisions of contract act, you are required to explain whether Bashir can now demand payment from Talib. नहीं, वो कहेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं तो डिस्चार्ज हो गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पहले खत्म. ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अब ये जाहिर है जब जहांगीर को इन्वॉल्व किया गया था तो तालिब और बशीर दोनों की रजामंदी से किया गया था. बशीर ने यस की थी, एक्सेप्ट किया था जहांगीर को, तभी उसके साथ एग्रीमेंट हुआ था. तो अब बशीर तालिब से डिमांड नहीं कर सकता पेमेंट. 14. लालची ट्रेडर एग्रीड टू सप्लाई कॉटन yarn to Farzi Textile Limited at a fixed price for 1 year. 3 months after the formation of the contract, the price of yarn increased sharply, making it commercially unviable for Lalchi traders to continue the supply at the agreed price. Therefore, they terminated the contract on ground of difficulty, impossibility of performance. Under the provision of Contract Act, briefly describe whether the contract would be discharged under the above circumstances. नहीं, हम उसे यहाँ पे प्रोविजन लिखेंगे. ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो है वो इन केसेस में तो डिस्चार्ज हो सकती है, इन केसेस में नहीं हो सकती. तो गिवन केस जो है वो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का है, इसमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. Second, what would be your decision if Lalchi traders were importing yarn and government has imposed a ban on its import? हाँ, अब ये जो है इलीगैलिटी वाला केस है, अब ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है. 16 लास्ट.
A owes money to B under a contract. It is agreed between A, B and C that B shall henceforth accept C as his debtor instead of A. Can B claim payment from C? नहीं, ठीक है, नोवेशन ये वही 13 वाला ही रिपीट होगा। चलिए ये चैप्टर 12 कंसेप्ट क्लियर हो गए। चलिए आज का लेक्चर यहाँ अच्छा खत्म। अच्छा सुन लीजिए, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कल संडे नहीं है, मंडे को, प्रोबेबली कंफर्म नहीं है, प्रोबेबली हमारा लास्ट लेक्चर होगा मंडे को, ठीक है, क्योंकि चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन केस स्टडी कंप्लीट होगी कि नहीं इस बारे में अब श्योर नहीं हूं। तो उम्मीद है कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर